हाँ तो बच्चों, कल भौतिक विज्ञान क्या होता है इसके बारे में हम सब चर्चा कर लेते हैं, है ना। आज हम सब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे कि ये जो हमारा यूनिवर्स है, मतलब ये जो हमारा ब्रह्मांड है। अब कहो सर ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड का मतलब जो चीज़ें आप देख सकते हो, जहाँ तक देख सको और जहाँ तक तुम ना देख सको, वो सारी चीज़ें ब्रह्मांड के अंतर्गत आ जाती हैं, है ना। यानी कि वो सभी चीज़ें जिसको हम देख सकते हैं या जिसको हम ना देख सकें, वो भी सब चीज़ें क्या आती हैं बेटा? ब्रह्मांड के अंतर्गत आ जाती हैं। तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था कि जो भौतिक विज्ञान है बेसिकली वो प्राकृतिक विज्ञान है। क्या है वो? प्राकृतिक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि पहले उसको लोग क्या कहते थे? उसको पहले प्राकृतिक विज्ञान ही बोलते थे, है ना, पहले। तो ये जो हमारा ब्रह्मांड है, लोगों के मन में ये विचार आता है कि यार ये हमारा ब्रह्मांड आखिरकार बना कैसे होगा, है ना। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि देखो ये जो हमारा ब्रह्मांड है ये केवल दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक वो द्रव्य के रूप में बना है, यानी कि द्रव्य से, और एक वो ऊर्जा से मिलकर बना है ना। यानी कि एक वो द्रव्य से मिलकर बना है, एक वो ऊर्जा से मिलकर बना है। वैसे मैं कहूँ आइंस्टीन के पहले, यानी 20वीं शताब्दी के पहले जितने भी वैज्ञानिक थे, जितने भी लोग थे, वो बच्चे लोग मानते थे कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। द्रव्य और ऊर्जा क्या, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन आइंस्टीन ने कहा देखो भाई ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हैं। लोग आश्चर्यचकित हुए, कहे अच्छा बताओ फिर दोनों चीज़ें कैसे एक हैं। तो आइंस्टीन ने कहा कि जैसे एक सिक्का होता है, एक सिक्के में दो पहलू होते हैं ना, एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है एक टेल होता है। उसी तरीके से ये जो ब्रह्मांड है ये जिससे भी मिलकर बना है, पता नहीं वो कौन सी चीज़ है ना। यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है ये जिससे भी मिलकर बना है, यानी जो भी वो है ब्रह्मांड जिससे मिलकर बना है, वो ब्रह्मांड जो भी है वो जिनसे मिलकर बना है, वो केवल दो चीजें हैं, या तो वो द्रव्य के रूप में है या तो किसके रूप में है? ऊर्जा के रूप में है ना। या तो वो द्रव्य के रूप में है या तो किस में है बेटा? ऊर्जा के रूप में। समझ में आ रही बात ना। तो अगर कोई चीज द्रव्य के रूप में है, वैसे ना जब लाइट वगैरह सेकंड पेपर वो 12th फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम सब लाइट वगैरह का अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर हम सब इसको बहुत डिटेल में समझते हैं आखिरकार ये द्रव्य ऊर्जा क्या होता है। बट जब मैं काइनेटिक एनर्जी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको बताऊंगा ये ऊर्जा चीज़ क्या है। काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, और मतलब बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं, तो हम सब उसको पढ़ेंगे बेसिकली, है ना। तो देखो अब हम कहेंगे कि आखिरकार ये द्रव्य क्या है, व्हाट इज मैटर, द्रव्य किसे कहते हैं। तो ऐसा अवयव जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है तथा जो अपने आकृति के बराबर स्थान ग्रहण करता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? द्रव्य कहते हैं। इसमें कुछ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम समझेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है द्रव्यमान। व्हाट इज मास? द्रव्यमान किसे कहते हैं ना। तो जैसे मैं कहूँ कि आप स्कूल जाते हो तो आपके सर एक चाक लेकर आते होंगे जिससे आपको पढ़ाते होंगे, तो अगर उस चाक को आप तोड़ोगे तो उसके छोटे छोटे कण निकलते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं, है ना। उन्हीं पार्टिकलों को मिलाकर एक बड़ा सा चाक बना है। तुम जहाँ पर बैठे हो तुम्हारा
घर में बैठे हो, मान लो रूम में अपने बैठे हो तुम, तो तुम्हारा रूम ईंट, सीमेंट, रेत, सरिया इसी सबसे मिलकर बना है। तो जिनसे भी मिलकर कोई वस्तु बनती है वही क्या कहलाता है, उसका द्रव्यमान कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई द्रव्यमान किसे कहते हैं, द्रव्यमान क्या है, तो कोई भी वस्तु जिन पदार्थों से मिलकर बनी होती है उसे द्रव्यमान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, द्रव्यमान कहते हैं। समझ में आ रही बात ना, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु जिन पदार्थों से मिलकर बनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, है ना। तो द्रव्यमान समझ में आया। जैसे मैं कहूँ ये मेरा मार्कर देख लो, ये मार्कर, इस मार्कर को मैं जहां पर रख दूं, जितना इसका आकार और आकृति है उतना स्थान ग्रहण कर लेगा, है ना। अरे तुम जहां पर बैठे हो, जितना तुम्हारा आकार और आकृति है उतना स्थान तुम ग्रहण नहीं कर ले रहे हो। कहोगे हाँ सर, जितना हम यानी जितना मेरा आकार और आकृति है उसका स्थान क्या कर ले रहे हैं, हम ग्रहण कर ले रहे हैं। तो पहले समझो आकार और आकृति क्या है, ये दोनों चीजें बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। आकार और आकृति, आकार का मतलब होता है बेटा माप, और आकृति का मतलब होता है बेटा बनावट। समझ में आ रही ना बात। आकार का मतलब क्या होता है, माप, और आकृति का मतलब होता है बनावट। अब कहोगे कि जैसे मैं कहूं कि बताओ इस वस्तु का आकार या इस मार्कर का आकार कितना है, तो मैं पूछ रहा हूं बताओ इस मार्कर की माप कितना है। आखिर इसको माप कर तुम बताओ कि 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक ना। और मैं पूछी मार्कर कैसे है, वो सर ये मार्कर लंबा है। अरे मार्कर गोल होता तो कहते सर ये गोलाकार है। अगर चपटा होता तो कहते सर ये चपटा यानी चपटाकार है, यानी चपटे के रूप में है। बात समझ में आ रही ना। अगर समतल होता तो कहते सर समतल के आकार का है, समतल के आकृति का, सॉरी आकार में समतल के आकृति का है। मतलब आकृति का मतलब होता है बनावट, कोई वस्तु किस प्रकार वो डिजाइन की गई है ये बताता है आकृति। और किसी वस्तु की माप कितना है, यानी कि उसको मेजर करके जब आप बताते तो क्या होता है, उसका आकार होता है। अरे बात सुनना बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो ये हो गया इसका आकार और आकृति। तो कोई भी वस्तु हो, चाहे जो हो, व्हाटएवर, चाहे जो ले लो तुम, तो चाहे जो भी वस्तु हो, जितना उसका आकार आकृति रहेगा उतना स्थान वो ग्रहण कर लेगा। जहां पर तुम उसको रखोगे उतना स्थान ग्रहण कर लेगा। वो चाहे इस ब्रह्मांड में छोटी से छोटी कोई वस्तु हो, चाहे बड़ी से बड़ी कोई वस्तु है ना। सही बात ही नहीं। तो आप छोटा सा टुकड़ा ले लो, चुन्नू भर का कोई टुकड़ा ले लो, उसको तुम रख दो तो जितना उसका आकार आकृति रहेगा उतना स्थान ग्रहण कर लेगा। अब चाहे छोटू भर का टुकड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा टुकड़ा हो, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना था तो उसमें द्रव्यमान है। बिना द्रव्यमान के कोई वस्तु नहीं हो सकती है ना। बिना द्रव्यमान के कोई वस्तु हो ही नहीं सकती है, क्योंकि किसी वस्तु को होने के लिए द्रव्यमान चाहिए। बिना द्रव्यमान के कोई वस्तु नहीं हो सकती है। आई बात समझने, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला कि बिना द्रव्यमान के कोई वस्तु नहीं हो सकती है। अगर कोई वस्तु है वो इस पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है तो समझ लेना उसमें द्रव्यमान है। बिना द्रव्यमान के कोई वस्तु नहीं हो सकती है। आ रही बात समझ में कि नहीं। आगे बहुत हाई लेवल पर एक क्वेश्चन उठता है कि सर लाइट का द्रव्यमान कितना होता है ना। तो बेटा वहाँ पर बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। E बराबर mc² से वहाँ पर द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण में जब हम चलते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो फोटान होते हैं, जब फोटान रुका रहता है तो उसका विराम द्रव्यमान लिया जाता है। द्रव्यमान वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव्यमान गतिक द्रव्यमान होता है, एक द्रव्यमान आपका स्थिर द्रव्यमान होता है। मतलब जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है, जैसे तुम सब अप्लाई करते हो F बराबर m में, मैं कहूँ यह फार्मूला तुम कब लगाते हो, F बराबर m में फार्मूला तुम कब लगाते हो, F बराबर m में फार्मूला तुम तब लगाते हो जब द्रव्यमान आपका नियत बना रहे। द्रव्यमान क्या रहे, नियत रहे। कहते ना एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जिसके कारण उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ जाता है। बताओ उसका वेग कितना है ना। इस तरीके से पढ़े हो तुम सब, सही बात ही नहीं। तो इस फार्मूले को बेटा F बराबर m में हम तब लगाते हैं जब हमारा द्रव्यमान नियत रहता है, ठीक ना। और कहोगे सर द्रव्यमान जब बदलता है तब कौन सा फार्मूला लगाते हो, तो मैं बता रहा हूँ वो भी फार्मूला। जब द्रव्यमान बदलता है, जब द्रव्यमान आपका बदलता है तो हम लगाते हैं m बराबर फार्मूला होता है m0 रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ठीक ना। जिसको आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने इसको बताया था कि अगर कोई वस्तु
प्रकाश की चाल से चले तो उसका द्रव्यमान बदल जाता है, ठीक ना। बहुत तेज चले, उसकी स्पीड प्रकाश की चाल की स्पीड के बराबर होनी चाहिए, तब द्रव्यमान चेंज होता है। बहुत तेज चले, बहुत तेज, ठीक ना, तब उसका द्रव्यमान चेंज हो जाता है। बेसिकली हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई वस्तु चाहे जितना तेज चलने अभी प्रकाश को छोड़ दिया जाए, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में कॉन्स्टेंटली माना गया है लाइट ऑफ स्पीड, प्रकाश की चाल को कांस्टेंट माना गया कि भाई प्रकाश की चाल से कोई भी वस्तु उससे तेज नहीं चल सकती है। कोई भी वस्तु हो प्रकाश की चाल से वो तेज नहीं चल सकती है। प्रकाश की चाल वगैरह जो होती है वो 2.99, ठीक ना, इंटू 10 पावर जो है 8 मीटर पर सेकंड होती है, जिसको आप मानक रूप में मान लेते हो 3.0 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, है ना, जिसको मैक्सवेल ने प्रूव किया था। आपका फार्मूला आया था कि C बराबर आया था 1/√μ0 एप्सिलॉन। बेटा ये इंटर में पढ़ोगे, मैक्सवेल ने आकर प्रूव किया, ठीक ना। जब प्रकाश की भी बात आती है कि बताओ भाई प्रकाश क्या, तो बहुत बड़े बड़े लोग इसमें फेल हो गए, जिसमें न्यूटन भी थे। कहोगे न्यूटन प्रकाश में भी थे? जी हाँ, न्यूटन प्रकाश में भी थे। मतलब कोई ऐसे एरिया नहीं बचे जहाँ पर न्यूटन ना थे। मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया बेटा, न्यूटन मैं क्या बताऊँ कि मतलब इतने महान वैज्ञानिक थे, इतने महान, मैं उनको बारे में मतलब मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं बोलने के लिए, है ना। बहुत अलग वैज्ञानिक थे यार, मतलब विचित्र आदमी थे वो। पता नहीं उनके दिमाग में इतना बात कहाँ से चलती थी, जो वो सोचते थे हर एक डिपार्ट में। मतलब कुछ वैज्ञानिक होते हैं, कुछ लोग होते हैं उनका केवल डिपार्ट एक ही होता है, लेकिन न्यूटन को देखो, न्यूटन एक ऐसे वैज्ञानिक थे, मैकेनिक्स तो उनके आधारशिला है ये, मतलब मैकेनिक्स मतलब गति में तुम न्यूटन के समीकरण को हटा दो, तुम न्यूटन के नियम को हटा दो, गति का अध्ययन कर ही नहीं सकते। क्लास 11 फिजिक्स खत्म न्यूटन के नियम के बिना। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो उसके बाद तुम चले जाओ लाइट में भी न्यूटन गए, वहां पर भी कहा देखो हम बताएं प्रकाश क्या है। जब लोग पूछे भाई बताओ प्रकाश क्या है, न्यूटन वहां पर सीना चौड़ा करके बोले बता रहे हैं हम, आ जाओ मेरे पास बैठो, हम बता रहे प्रकाश क्या है। तो लोग बोले कि ठीक है भैया बताओ। तो न्यूटन बोले देखो भैया प्रकाश एक कण है। तो लोग बोले चलो ठीक है। न्यूटन ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया, 12th में पढ़ेंगे बेटा। न्यूटन ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया, से परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या भी कर दी उन्होंने, परावर्तन की व्याख्या भी कर दी उन्होंने। लेकिन कुछ लोग जैसे होते हैं ना, खुरापाती होते हैं, उनके माइंड में देश का फजूल की बात निकलती रहती है। तो कुछ लोग आए कहे कि न्यूटन आप बता रहे हो कि प्रकाश जो है कण के रूप में चलता है। न्यूटन बोले हाँ जी प्रकाश चलता है कण के रूप में। तो न्यूटन ने कहा, लोगों ने कहा कि अच्छा बताओ अगर प्रकाश कण के रूप में चलता तो प्रकाश की चाल 3.0 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और इतने चाल से अगर कोई कण तुम्हारे खोपड़ी पर टकराएगा ना तो तुम्हारी खोपड़ी हो जाएगी खोपड़ा। नहीं समझे? अरे तुम्हारी खोपड़ी फूट जाएगी। आ रही बात समझ में ना? अरे भाई अगर मैं एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा ले लूं और उस टुकड़े को मैं ऐसे तुम्हारे सर पर मार दूं तो लगेगा ना, जबकि अगर इसका मतलब 3.0 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड का मतलब समझते हो? इसका मतलब 3 लाख किलोमीटर की दूरी वो 1 सेकंड में तय करता प्रकाश। 3 लाख किलोमीटर की दूरी बाबू 1 सेकंड में तय करता प्रकाश। सोचो कितना तेज चलता है ना, यानी कि हुआ प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चला गया। बात समझे कि नहीं? ठीक ना। तो न्यूटन से लोग ने कहा कि भाई देखो तुम कण के रूप में कह रहे हो, अगर सूर्य से इतना कण निकलेंगे और इतना चाल से आकर टकराएंगे तो हमारा घर द्वार कुछ रहेगा नहीं, सब स्वाहा हो जाएगा ना। तो न्यूटन आप भी रहोगे। और जो घर पर तुम विद्युत बल्ब वगैरह जलाते हो, लालटेन वगैरह है ना, न्यूटन का हाँ है। तो लोगों ने कहा कि अगर तुम कह रहे हो कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, इसका मतलब तुम्हारे लालटेन से लगातार कण उत्सर्जित होते रहने चाहिए। तो न्यूटन ने कहा हाँ यार बात तो सही है। फिर लोगों ने कहा तुम्हारी लालटेन बचेगी लास्ट में। न्यूटन बोले अब यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है, चलो यहाँ से निकल लो, जहाँ पर तुम बैठो वहीं पर रहो, मैकेनिक्स में अपना दावा दिखाओ वहीं पर, लाइट वेट में मत आओ। फिर उसके बाद हाइगेंस आए। बहुत मतलब इंटरेस्टेड कहानी है, पढ़ोगे आप सब 12th में है। तो हाइगेंस में थोड़ा सा मैं कहानी सुना देता हूँ, क्योंकि बेटा मैंने बताया ना फिजिक्स में जब तक इंटरेस्ट नहीं आता, सारी चीज़ें आती कहाँ से है, कैसे होता है कैसे नहीं होता, जब तक वो चीज़ें हमको समझ में एग्जैक्ट नहीं आती ना, मतलब अंदर से जब तक वो फीलिंग नहीं आता फिर मज़ा नहीं आता है ना। पढ़ाने तैयार बहुत सारे लोग पढ़ा देते हैं, है ना। सही बात है, 4 और थ्योरी रट लो, उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। नहीं थ्योरी रट कर आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपकी बार नीट का पेपर हुआ था, आपकी बार वाट लग गई थी बच्चों की, कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन उठा कर रखा था, कॉन्सेप्ट बच्चों का तैयार नहीं था, बोले सर नीट का पेपर बड़ा हार्ड आया था। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे। मैं तो स्पेशली आपकी बार कुछ बच्चे थे मैं नेट पढ़ाया था, बट वो बच्चे कोटा चले गए। मैंने कहा ठीक है, एक्चुअली मैं अकेले ही था तो और टीचर थे नहीं, तो बच्चों के साथ मेरे को खिलवाड़ करना आता नहीं, एकदम साफ बात है भाई।
मैं अकेले फिजिक्स पढ़ा दूंगा, चलो ठीक है, फिजिक्स तो हो जाएगा उनका मैच, लेकिन उनको केमिस्ट्री भी चाहिए, उनको बायो भी चाहिए। मेरे को केवल फिजिक्स से आती है, मेरे को केमिस्ट्री और बायो नहीं आती है। तो केमिस्ट्री और बायो के लिए टीचर अवेलेबल नहीं थे, बट मैं 11th और 12th के लिए मैं एक टीम बना रहा हूँ। बहुत जल्दी आपको सारे सब्जेक्ट, केवल एक सब्जेक्ट नहीं फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट मिलेगा और सीक्वेंस से मिलेगा। ये नहीं कि एक वीडियो आज डालो, 4 वीडियो 10 दिन बाद डालो, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ क्लास 11 फिजिक्स में खत्म करूंगा, यूट्यूब पर पढ़ाकर खत्म करूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, समय के पहले खत्म करूंगा, है ना, एकदम मजे में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हाँ, बता रहे, थोड़ा समझ लो। तो जब लाइट की चर्चा हुई तो भाई न्यूटन तो वहां से भाग गई। अब जो है फिर आए हाइगेंस हाइगेंस ने कहा देखो भाई, हम बता रहे प्रकाश ऊर्जा के रूप में चलता है। तो लोग कहे अच्छा ये बता रहा प्रकाश ऊर्जा के रूप में चलता है, आओ बैठो। तो लोग बुला लिए हाइगेंस को। तो हाइगेंस ने कहा देखो भाई प्रकाश ऊर्जा के रूप में चलता है, अगर बेटा वो ऊर्जा के रूप में चलता है तो तरंग के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है? तरंग है। अगर वो ऊर्जा है तो तरंग के रूप में व्यवहार करेगा। बात समझे कि नहीं? अगर वो ऊर्जा है तो तरंग के रूप में व्यवहार करेगा। जैसे मैं आवाज करता हूँ तो मेरी जो ये आवाज है ये कणों के द्वारा वाइब्रेट होकर जाती है, आपके कान में ड्रम लगा, सेंसर लगा, वहां पर आपके माइंड को प्रेषित करती है। जो आपका वो रिसीवर होता है वो कनेक्ट करके तुरंत माइंड को भेजता है, हाँ तुमको कोई बुला रहा है तो तुमको आवाज सुनाई देती है ना। तो देखो अगर ऊर्जा है तो तरंग के रूप में चलती है। लोग कहे कि देखो भाई तुम बता रहे हो, हाइगेंस से कहे देखो भाई तुम बता रहे हो कि प्रकाश जो है ऊर्जा है, तो अगर ऊर्जा है तो तरंग के रूप में चलता है। तो हाइगेंस बोले हाँ जी चलता है, कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो लोगों ने कहा कि अच्छा तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। पहले बेटा विद्युत चुंबकीय तरंग जैसी तरंगों का ज्ञान नहीं था। मैंने कहा ना मैक्सवेल आया तब जाकर विद्युत चुंबकीय तरंगे हमारी लाइफ में क्या होती है क्या नहीं, इसका फिर हमको समझ में आया हाँ विद्युत चुंबकीय तरंग जैसी कोई चीज होती है। उसके पहले लोगों को नहीं पता था। उसके पहले लोगों को केवल यांत्रिक तरंगे पता था। कोई यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं? कहोगे ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आगे, है तरंग चैप्टर हमारे यहाँ, है ना। तो यांत्रिक तरंग कहते हैं कि जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। तो लोग कहे कि अच्छा हाइगेंस तुम कह रहे हो कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता है। अच्छा बताओ कि वायुमंडल के ऊपर तो कुछ नहीं है, वहां पर निर्वात है, वहां पर प्रकाश कैसे चलता है? तो हाइगेंस ने कहा देखो हम तुमको बता रहे हैं। हाइगेंस ने कहा एक सर्वव्यापी माध्यम होता है ईथर। क्या होता है एक सर्वव्यापी माध्यम? क्या होता है? ईथर होता है। लोग कहीं कहा है, कहे देखो भाई ईथर एक ऐसा माध्यम है जिसमें तुमको चलने के लिए नहीं बेटा, जिसमें ध्वनि को चलने के लिए या प्रकाश को चलने के लिए, ध्वनि नहीं यार, प्रकाश को चलने के लिए, जिसमें प्रकाश को चलने के लिए वो सभी चीजें इसमें सफिशिएंट हैं जो इसको चाहिए। यानी तरंग को चलने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सारी चीजें इस माध्यम में है। लोग कहे ऐसा कैसा होता है यार, तुम फालतू बकवास किए जा रहे हो ना। तो हाइगेंस ने कहा अच्छा है बताओ तरंग को चलने के लिए क्या क्या जरूरत होती है। बताया कि देखो भाई माध्यम की प्रत्यास्थता वगैरह होनी चाहिए, माध्यम का घनत्व वगैरह होना चाहिए। तो लोगों ने कहा, वो हाइगेंस ने कहा कि देखो भाई तरंग को चलने के लिए तुम कह रहे हो कि जो कण है उनकी प्रत्यास्थता होनी चाहिए, माध्यम की प्रत्यास्थता होना चाहिए, माध्यम का घनत्व होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ईथर एक ऐसा माध्यम है जिसमें वो सारी चीजें हैं जिसको, यानी कि जो चीजें तरंग के लिए सफिशिएंट हैं, यानी तरंग को चलने के लिए जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें ईथर में है। सोचो कितनी बड़ी कल्पना कर दी उन्होंने, जबकि ईथर नाम की कोई चीज नहीं है, ईथर नाम की कोई चीज होवे नहीं करती है, ठीक ना, ईथर कुछ नहीं है। तो जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि ये चीज गलत है, या जैसे मैंने आपको पढ़ाया तो आपने कहा सर आपका गलत है, तो मैंने कहा ठीक है बाबू आकर बताओ कहाँ गलत है। तो आपने कहा देखो सर हम जानते होते नहीं है, बस आपका गलत है। तो मैं कहूँगा अरे नालायक, या तो आकर इसको प्रूव कर तू कि ये कैसे गलत है। अगर तू प्रूव नहीं कर पाता चुपचाप इसको मान ले, है ना। अगर तुम प्रूव नहीं कर पा रहे उस बात को तो चुपचाप इसको मान लो। अगर तुम प्रूव कर दे रहे हो हाँ सर ये गलत है, तब तो मैं मान लूंगा हाँ भाई मैं गलत हूँ, है ना। तो मतलब ये क्या है, फिजिक्स में कल्पनाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। फिजिक्स में कल्पनाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। आइंस्टीन को जानते हो, इनके आधे नियम सिद्धांत सब कल्पना में जन्म लेते थे। ये कल्पना कर देते थे कैसा होता था, ऐसा है। जब वैज्ञानिक लोग उसको प्रैक्टिकल करते ना तो पाते कहाँ है सचमुच ऐसा है।
बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब वैज्ञानिक लोग उसको सर्च करते, उस पर प्रैक्टिकल करते, तो देखते हाँ यार आइंस्टीन जो कह रहे थे सचमुच ऐसा हो रहा है। रियलिटी में बता रहा हूँ, आइंस्टीन के मतलब मैं कहूँ आधे नियम तो इनकी कल्पनाओं में जन्म लेते थे। तो फिजिक्स में कल्पनाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। तुम कल्पना करो, है ना? वैसे जब तक तुम कल्पना नहीं करोगे, तब जब तक तुम सोचोगे नहीं, तब तक तुम्हारे बच्चा फिजिक्स ये दिमाग में पढ़ने वाली नहीं। बात समझ आ रही है? तो ठीक है, तो देखो यहाँ तक। हाँ, इसका फिर क्या है, आकार और आकृति। थोड़ा सा अपने टॉपिक पर चलते हैं, भटक जाते हैं हम, बहुत एक्सप्लेन करने लगते हैं, है ना? तो बराबर स्थान ग्रहण करता मतलब अपने आकार आकृति के बराबर स्थान ग्रहण कर लेता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, हाथ कान नाक जीवा ये सब क्या ज्ञानेंद्रिय है। फिर क्या कहा कि प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब जिसको हम देखकर बता सके कि हाँ भाई वहां पर आदमी खड़ा है, मैं इसको देखकर बता दे रहा हूँ, है ना? ये डस्टर है, इसको मैं देखकर बता दे रहा हूँ हाँ ये डस्टर है। ये मार्कर मैंने हाथ में लिया है, मैं क्या देता ये मार्कर है, इसको मैं देखकर बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट इसको मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन जैसे हवा चलती है ना, हवा चलती है, क्या हवा को तुम देखते हो कि हवा चल रही है? क्योंकि सर हवा हमको दिखाई नहीं देती। फील तो करते हो, अनुभव करते हो ना, तो ये अप्रत्यक्ष चीज है। ये क्या है? अप्रत्यक्ष चीज है। अब कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, उसको तुम दूर से देखकर बता सकते हो वो वस्तु ठंडी है कि गर्म है? वो सब नहीं बता सकते हैं। जब तक उसको छुएंगे नहीं, उसको स्पर्श नहीं करेंगे, तब तक वो हम बता नहीं सकते। ये अप्रत्यक्ष चीज है, अप्रत्यक्ष है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। तो ये हो गया थोड़ा सा साफ देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज मैंने लिखा है इसमें, काफी इंपॉर्टेंट होगा। आगे चलते हैं, फिनिश कर दिया इसको। लिखने में तो बड़ा मजा आता है, मिटाने में सब करने लगता है। अब बात कर लेते हैं ऊर्जा, बात कर लेते हैं ऊर्जा ना, ऊर्जा सही। देखो ऊर्जा की जो डिफिनेशन दी जाती है वो कही जाती है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु कार्य अगर वो करेगी तो ऊर्जा व्यय होगी। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी ऊर्जा व्यय हो रही है। सूर्य चमक रहा है हमेशा, जब से हम देख रहे हैं, जब से उत्पन्न हुए उसके पहले करोड़ों वर्षों से सूर्य चमक रहा है, उसकी भी एनर्जी वेस्ट हो रही है। अब कहोगे सर वो कार्य खत्म नहीं हो रहा है, उसमें नाभिक संलयन होता है, नाभिक संलयन की घटना पाई जाती है, वो प्रक्रिया है, पढ़ोगे तुम सब 12th। नाभिक संलयन की जो है श्रृंखला पाई जाती है, जिसके कारण हाइड्रोजन और हीलियम एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, जिसके कारण वो जो है खत्म नहीं हो रहा, बट उसकी भी आयु है 50 मिलियन तक, उसके बाद सूर्य भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। तुम्हारे पास अगर ऊर्जा रहेगी तभी तो तुम कार्य कर सकोगे, है ना? जैसे मैं कहूँ कि तुम एक काम करो, 50 किलो का बोरा उठा लो, कहोगे मेरे पास इतना ऊर्जा है, मैं 50 किलो बोरा उठा लेता हूँ। मैं 200 किलो दे दूँ, कहो उठाओ, कहो सर मेरे पास इतना ऊर्जा है नहीं, 200 किलो में से कैसे उठा पाऊंगा? तो तुम्हारी ऊर्जा यानी तुम्हारे कार्य करने पर डिपेंड करती ऊर्जा, तभी तो कहते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो आइंस्टीन ने कहा देखो भाई, जो ये द्रव्य है और ये जो ऊर्जा, ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, ये दोनों चीजें एक दूसरे से संबंधित है। इसके लिए इन्होंने इक्वेशन दिया, ई बराबर mc स्क्वायर। क्या दिया? ई बराबर mc स्क्वायर दिया, ठीक ना? जहाँ ये क्या है? एनर्जी है, ये क्या? द्रव्यमान है, सी क्या? निर्वात में प्रकाश की चालन। यहाँ से हम ऊर्जा और द्रव्यमान को एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। बात समझ में? ठीक ना? इसी समीकरण से परमाणु बम बनाया गया, अमेरिका ने इसी समीकरण से परमाणु बम बनाया, ठीक? ये बात समझ में? तो ये द्रव्यमान और ऊर्जा। आगे चलते हैं हमसे, क्या हो रहा है, ठीक, आगे चला जाए। अब इसके बाद देखो हमारी हेडिंग है भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांस। भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांस, स्कोप एंड एक्साइटमेंट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, ऑफ फिजिक्स। मतलब ये भौतिकी का कार्य क्षेत्र क्या है? तो कहोगे सर हम अपनी प्रकृति में बहुत बड़ी बड़ी वस्तुओं को देखते हैं और बहुत छोटी छोटी वस्तुओं को देखते हैं, है ना? यानी कि बहुत बड़ी बड़ी भी वस्तुएं हैं, बहुत छोटी छोटी भी वस्तुएं हैं। तो इसी को लेकर, इसी बात को लेकर भौतिकी को दो भागों में बांटा गया। भौतिकी को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला भाग क्या है इसका? पहला भाग है
स्थूल भौतिकी, पहला भाग क्या है स्थूल भौतिकी, और दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग है सूक्ष्म भौतिकी। दूसरा भाग क्या है सूक्ष्म भौतिकी, ठीक ना। स्थूल भौतिकी बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, और इसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, इसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, इसे बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, है ना। ये स्थूल भौतिकी है, सूक्ष्म भौतिकी है। स्थूल भौतिकी किसे कहते हैं, स्थूल भौतिकी में हम पृथ्वी से उत्पन्न हुई वस्तुओं, बहुत बड़ी परिघटनाओं, बहुत बड़ी घटनाओं आदि का अध्ययन किया जाता है ना। स्थूल भौतिकी का मतलब होता है कि स्थूल का मतलब ये होता है कि इसके अंतर्गत पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से उत्पन्न हुई। पार्थिव का मतलब क्या होता है, पृथ्वी से उत्पन्न हुई, यानी जो भी चीजें पृथ्वी से उत्पन्न हुई हैं उन सब के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो वो स्थूल भौतिकी के अंतर्गत आ जाता है। सूक्ष्म भौतिकी, अब स्थूल भौतिकी की बहुत सारी शाखाएं हैं, जिसमें मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है, मतलब उसके बाद आपका जो है साउंड वगैरह भी है, मतलब यांत्रिकी, मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, इसके अंतर्गत आ जाता है गतिकी, इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, गतिकी आ जाता है, जिसे मैकेनिक्स कहते हैं या यांत्रिकी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं बेटा, यांत्रिकी बोलते हैं। दूसरा है प्रकाशिकी, जिसमें हम प्रकाश और काश का अध्ययन करते हैं, जिसमें परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, इन सब घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद आ जाता है विद्युत चुंबकी, विद्युतकी बोलते हैं, विद्युतकी, जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है, आवेश धारा वगैरह का अध्ययन किया जाता है, ठीक ना। तो मतलब ये किसकी शाखाएं हैं, ये है स्थूल भौतिकी की शाखाएं। और सूक्ष्म भौतिकी की शाखाओं में क्या आ जाता है, सूक्ष्म भौतिकी की शाखाओं में जैसे परमाणु भौतिकी हो गया, न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियर फिजिक्स जिसे कहते हैं, एटम फिजिक्स, परमाणु भौतिकी हो गया, इन सब का यानी कि बहुत छोटी चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक, परमाणु, इन सब का जब अध्ययन करने लगते हैं तो वो शाखा क्या कहलाती है, वो शाखा सूक्ष्म भौतिकी कहलाती है। और जब हम जैसे गति का अध्ययन करें या प्रकाश वगैरह का अध्ययन करें और सभी चीजों का अध्ययन करें, जिसमें पृथ्वी से उत्पन्न हुई कुछ चीजें आ जाती हैं और बहुत बड़ी घटनाओं का अध्ययन करें, तो क्या आ जाता है, स्थूल भौतिकी आ जाता है, मतलब वो शाखा क्या आ जाती है, स्थूल भौतिकी आ जाती है। बात समझ आ रही बच्चों। तो ये स्थूल भौतिकी हो गया, और ये क्या हो गया भाई आपका सूक्ष्म भौतिकी हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं रोमांस का, इसका रोमांस, एक्साइटमेंट क्या होता है। अब कहोगे सर आप किसी काम को हम दिलो दिमाग से तब करते हैं जब उसमें हमको मजा आता है, मतलब जब उसमें हमको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, कुछ इंटरेस्ट जागता है, तभी तो करते हो कि अपने आप में। मैं कहूँ कि आपको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, आप लगाते हो मैथ, लगाते हो, कोई मतलब निकलने वाला है नहीं ना, आपको सवाल ही नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। जिस चीज में आपको इंटरेस्ट रहता है वो चीज आप बड़े प्यार से करते हो, है ना। तुम सब नालायकों को घूमने में बड़ा इंटरेस्ट है, सही है ना, तो वो बड़ा प्यार से करोगे, हाँ ठीक है आज स्कूल कोचिंग सब कुछ बंद है तो चलो आज हम सब बढ़िया से सोते हैं, उसके बाद घूमेंगे, इसमें बड़ा इंटरेस्ट रहेगा, है ना। तो लेकिन इन सारी चीज़ों को परित्यागो यार, कुछ करना है लाइफ में, आगे बढ़ना। देखो कंपटीशन कितना हाई लेवल पर चला गया ना, सही कि नहीं, इतना हाई लेवल पर कंपटीशन चला गया, और हम सब घूम रहे हैं। जिस टाइम पर हम घूम रहे होते हैं उस टाइम पर दूसरा बच्चा कोई पढ़ रहा होता है, तो कंपटीशन वो क्वालिफाई करेगा, हम करेंगे, डिसाइड आप पर निर्भर करता है। इतने समझदार हो, जान सकते हो कौन करेगा, है ना। तो देखो ये रोमांस क्या है, पहले बात समझो। भौतिकी में भी रोमांस आता है, मतलब फिजिक्स में भी रोमांस है। इसके लिए मैं जो है एक बता रहा हूँ, आर्किमिडीज जिन्होंने उत्प्लावनता का सिद्धांत दिया था ना, तो आर्किमिडीज उत्प्लावनता का सिद्धांत जब दे रहे थे, मतलब उत्प्लावनता की जब वो खोज कर रहे थे, तो उत्प्लावनता की खोज वो किए नहीं थे। उसके पहले वो जो अपने बाथरूम में नहा रहे थे, तो टब से भरे थे, पानी वाली टब से उनका भरा हुआ था, और उसके बाद वहाँ पर जब उन्होंने अपना ये उत्प्लावनता का सिद्धांत खोजा, तो उसके बाद ये मतलब इतना इनके अंदर एक्साइटमेंट आ गया, इतना एक्साइटमेंट आ गया कि ये रोड पर यूरेका वर्ड, यूरेका शब्द
यूरेका का मतलब होता है मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, क्या पा लिया, अरे अपना नियम सिद्धांत जो भी होंगे, मैंने पा लिया, ठीक ना, और कुछ नहीं कह रही है, पैसा नहीं कर रही है, अपना नियम सिद्धांत पाए, उत्प्लावनता का सिद्धांत वहां से उन्होंने खोजा। तो यू मतलब वो सड़क पर नहा रहे थे, उनको इतना प्रसन्नता, इतना खुशी हो गए कि उस खुशी में ये भूल गए कि मैंने तौली नहीं लपेटी है। सोचो इतना एक्साइटमेंट, इतना अंदर मतलब एक अलग भावना उनके अंदर जागृत हुई, मतलब वो यूरेका शब्द चिल्लाते हुए सड़क पर भाग गए कि मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, यूरेका शब्द चिल्लाते हुए भाग गए, तो मतलब वो अपना उन्होंने नियम खोज लिया ना। तो देखो यहाँ पर जब हमको कोई चीज मिल जाता है, जब उस चीज में हम परिपक्व हो जाते हैं, जब कहते हैं हाँ यार आज मैंने कुछ नया कर लिया ना, तो अंदर से एक अलग एक्साइटमेंट होता है ना बब्बू, सही बात है कि नहीं, अंदर से एक अलग मतलब एक अलग प्रकार की एनर्जी होती है। तो फिजिक्स में रोमांस भी बहुत है, जब आप सबको एकदम बढ़िया से समझ में आने लगेगी, फिजिक्स बढ़िया से पढ़ोगे, घर पर मेहनत करोगे, मेहनत करके पढ़ाई करोगे, जब आपको समझ में आएगी ना तो रियल में मजा आता है यार फिजिक्स पढ़ने में, सच बता रहा हूं। मैंने तो बहुत इसके पीछे बहुत मेहनत की है, फिजिक्स के को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ऐसी बात नहीं है। तो आप सभी पढ़ोगे बड़ा रोमांस आएगा। मेरे को अगर और कोई कह दे कि सर आप कुछ और पढ़ा दीजिए, कभी कई बच्चे कहते हैं जैसे अभी मैं आप सबको पढ़ाऊंगा जैसे मैथमेटिक्स का भी यूज आ जाएगा, भाई देखो फिजिक्स पढ़ो तो मैथ का यूज आना है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो ये दो ऐसी चीजें हैं समझ लो कि ये जब तक तुम फिजिक्स पढ़ोगे तब तक तुमको काम में आएगा, है ना, ये दोनों चीजें ऐसी हैं, चाहे जब तक तुम पढ़ो तब तक ये दोनों चीजें आपको काम में आती रहेंगी। तो हम जब कभी इंटीग्रेशन वगैरह या डिफरेंशिएशन वगैरह करते हैं तो बच्चे कहते हैं सर आप थोड़ा सा मैथ पढ़ा दीजिए, है ना, अरे भाई मेरे को मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट है। अगर मैथ में इंटरेस्ट होता तो श्योर सी बात है मैं सूरज सर के स्थान पर पढ़ाता और सूरज सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, है ना। तो मतलब वो इतना आज के लिए काफ़ी है। इसके बाद हम सब कल नए वीडियो में आगे बात करेंगे कि भाई देखो आगे प्रकृति के मूल बल क्या होते हैं, यानी कि प्रकृति में कितने बल हैं, बल तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ मूल बल होते हैं, उनकी कल के वीडियो में हम सब चर्चा करेंगे। तब तक बेटा बेस्ट आप लोग बढ़िया से बाय बाय गुड बाय टाटा, ठीक ना। तब तक एक बढ़िया बिंदास पढ़ाई करो, कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताओ सर यहाँ पर समझ नहीं आया, वो सारी चीजें मैं आपको दोबारा डिस्कस करके एक नए वीडियो में सारी प्रॉब्लम को मैं आपको दोबारा एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके कमेंट के आंसर बताएंगे, ठीक ना। ओके बेटा बाय बाय टाटा गुड बाय बेस्ट ऑफ लक।